इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है, तो आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको टोटल 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुदाब। वायुदाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। सबसे सामान्य बैरोमीटर प्रकार है पारा बैरोमीटर। चलिए कुछ प्रमुख अन्य उपकरण बताते हैं नापने के लिए। तो आपका हाइग्रोमीटर क्या नापता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को नापते हैं। थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं, सब लोग जानते हैं। एल्टीमीटर का उपयोग क्या है, तो एल्टीमीटर का जो उपयोग है ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। सेस्मोग्राफ का क्या प्रयोग होता है, सेस्मोग्राफ का, तो सेस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ। भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर में शुरू हुआ, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। भारत में पहला मेट्रो रेल नेटवर्क जो चला वह कोलकाता में चला। भारत का पहला मेट्रो रेल नेटवर्क कोलकाता में शुरू हुआ था। यह सेवा 24 अक्टूबर 1984 को एस्प्लेनेड से भवानीपुर, यानी कि अब नेताजी भवन स्टेशन के बीच शुरू हुई थी। इसे कोलकाता मेट्रो कहा जाता है और यह भारत का प्रथम भूमिगत रेलवे सिस्टम था। कोलकाता में कब चालू हुआ, तो 1984 में। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कब हुई, तो दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत जो हुई 2002 से हुई, और बेंगलुरु में 2011, मुंबई में 2014। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यह आपसे पूछा है। तो सबसे कम जो है वह अरुणाचल प्रदेश का है, पर यहां पर पूछा है आपसे सबसे अधिक क्या है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यह वह राज्य है जहां की राजधानी जो है पटना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह देश में सर्वाधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए लिख दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर राय और बुक्का राय संयुक्त रूप से हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। उन्होंने यह साम्राज्य कंपली राज्य के पतन के बाद दक्षिणी भारत में मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध एक सशक्त हिंदू राज्य के रूप में स्थापित किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, वर्तमान में यह कर्नाटक है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कृष्णदेवराय। ये तुलुप वंश के थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1509 से 1529 तक इनका शासन रहा। विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति, कला और वास्तुकला बहुत ही समृद्ध थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वह तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। यह ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसमें 3 रंग होते हैं। कौन सा, तो केसरी जो है त्याग और बलिदान के समर्पित है, सफेद जो है सत्य और शांति के लिए समर्पित है, हरा जो है समृद्धि की भावना देता है, बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलें, यह भी पूछ लेता है एग्जाम में कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। पिंगली वेंकैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थे। उन्होंने ध्वज की डिजाइन को कई बार संशोधित कर प्रस्तुत किया। उसके डिजाइन में पहले चरखा था जिसके बाद में अशोक चक्र में बदला गया।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। वह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। उस समय वह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन अधिकतर भारतीय भाषाओं में होते थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह भी जान लीजिए। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष अभी हम लोग पढ़े हैं बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? बढ़िया प्रश्न, ये आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा भारतीय मतदाताओं की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले जो था 21 वर्ष था वोट डालने का जो अधिकार था। या संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव करके लागू किया गया। इसका उद्देश्य युवा नागरिकों को लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार देना था। तो क्या क्या ध्यान रखना, वो संशोधन वर्ष था 1988। लागू कब हुआ? तो 28 मार्च 1989 में। अनुच्छेद संशोधित कौन सा हुआ? तो अनुच्छेद 326। पहला चुनाव जिसमें 18 वर्ष वाले वोटर शामिल हुए तो 1989 का लोकसभा चुनाव था। यह भी ध्यान रखें, पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे घुमा के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को माफी, निलंबन, परिवर्तन और क्षमा का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को माफी, निलंबन, परिवर्तन और क्षमा का अधिकार प्राप्त है, यह आपसे पूछा है। अब चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह माफ कर सकते हैं, सजा को निलंबित कर सकते हैं, सजा को कम या परिवर्तित कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, पूरी तरह क्षमा भी कर सकते हैं। या राष्ट्रपति की शक्तियां इनके पास है। यह शक्तियां किन मामलों में होती है? तो केंद्र सरकार द्वारा सुनाई गई सजा पर, कोर्ट मार्शल, सैन्य न्यायालय से जुड़ी सजा, मृत्युदंड की सजा, संबंधित राज्यपाल की भी शक्ति है मिलती है। राज्यपाल को भी वह शक्ति मिलती किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। लेकिन यह सिर्फ राज्य के संबंधित मामलों में लागू होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन के तहत। संपत्ति का अधिकार जो है को मूल रूप से अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, सांविधिक अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट, जो कि अब अनुच्छेद 300A में आता है। जब कोई भी व्यक्ति संपत्ति रख सकता है, लेकिन यदि सरकार जनहित में संपत्ति लेती है तो उसे उचित मुआवजा देना अनिवार्य नहीं है। या मौलिक अधिकार नहीं होने के कारण अब इसकी रक्षा के लिए व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए यह जो है संशोधन करना पड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। समाज में फैली जाति प्रथा, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को शिक्षा और सामाजिक न्याय दिलाना, समानता, सत्य और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाना। सत्यशोधक समाज का अर्थ था सत्य की खोज करने वाला समाज, या भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ था। ज्योतिबा फुले को महिलाओं की
की शिक्षा के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसकी स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना जो हुई 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 भी उन्हीं की दूरदर्शिता के परिणाम था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा वीर हैं। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के यानी कि 40 वर्ष में यह सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है। उन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद को 2021 में मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग जोरों पर थी, लेकिन अभी तक उन्हें यह सम्मान नहीं मिला है। कपिल देव और विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न जैसे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन भारत रत्न अभी इन्हें भी नहीं मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या, तो संविधान में भाग 11 यानी अनुच्छेद 243 से 243 जोड़ा गया। 11 विषयों को अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को सौंपी जाने वाली विषय शामिल हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने 1913 में उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। टैगोर एशिया के पहले नोबेल विजेता भी थे। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की है। टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी दी जाती है, या उपाधि ने महात्मा गांधी ने दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दुनिया की छत किसे कहा जाता है। दुनिया की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पमीर का पठार। पमीर का पठार दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पमीर पठार को ही दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित है, जहां से कई प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, जैसे हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, कुनुकुल और तियान शान। इसकी ऊंचाई अत्यधिक है और यह भौगोलिक दृष्टि से रणनीतिक महत्व रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों में की गई थी। यह एक भूमिकर वसूली की व्यवस्था थी। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और वह राज्य को निश्चित राशि का वार्षिक कर देने के लिए उत्तरदायी थे। यह व्यवस्था कंपनी को स्थिर आय देने के उद्देश्य से लागू की गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन दिया, तो लॉर्ड डलहौजी जो है डाक सेवा, रेल प्रारंभ, व्यक्तिगत सिद्धांत इनके कार्यकाल में रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा समाप्त किया। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो सहायक संधि नीति इन्होंने अपनाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए सार्क के बारे में। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है यह आपसे पूछा है, तो है काठमांडू में। प्रश्न हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, काठमांडू में। सार्क की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ।
इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना कहाँ हुआ? तो स्थापना स्थान था ढाका, बांग्लादेश। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। वर्तमान में सदस्य देश हैं 8। ये देश हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव। प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम शिखर सम्मेलन जो इसका हुआ 1985 में ढाका में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसरी और मराठा। केसरी और मराठा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 2 प्रमुख समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। केसरी जो कि मराठी भाषा में थी और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था। इन अखबारों के माध्यम से तिलक जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण फैलाया और स्वतंत्रता आंदोलन की गति दी। और बाकी ऑप्शन में दिया यंग इंडिया और हरिजन। तो यंग इंडिया और हरिजन जो पत्रिका है या महात्मा गांधी द्वारा है। स्वतंत्रता और राष्ट्रमत की बात करें तो या सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों का। हिंद स्वराज की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है या पत्र नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए सही होगा? नहीं, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, जो कि इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में वर्णित है। आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, पूछ लेता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता जो है वह किन 2 देशों के बीच हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता के बारे में अगर बताएं आपको तो यह भारत और चीन के बीच में 1954 में हुआ था। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। समझौते में 5 सिद्धांत शामिल थे जिन्हें पंचशील कहा गया। क्या थे ये? तो एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। दूसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। तीसरा था एक दूसरे के प्रति समानता और पारस्परिक लाभ। तीसरा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पांचवा था एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तो ये 5 इसके सिद्धांत थे जिसे पंचशील कहा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा जो कि जापान में एक शहर है, इस पूछा है आपसे कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। यह मानव इतिहास में पहला परमाणु हमला था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम फैट मैन गिराया था। इन दोनों परमाणु हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव। उन्हें आदि तीर्थंकर भी कहा जाता है। उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान ऋषभदेव को जैन परंपरा में धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है जैन धर्म में? तो कुल तीर्थंकरों की संख्या जो है जैन धर्म में वो 24 हैं। सबसे अंतिम तीर्थंकर जो हैं 24वें वह कौन है? वह थे आपके महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। सारनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में था में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता
आता है। यह उपदेश उन्होंने 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था। यह स्थान वाराणसी के पास मृगदावा के रूप में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ प्रमुख स्थल बताएं आपको, तो लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है। बोध गया जहां पर ज्ञान प्राप्त हुई। सारनाथ प्रथम उपदेश दिया। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली थी? भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली थी आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, इसका तो राइट आंसर सबको आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। दूरी कितनी थी? तो दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। कुल कोच जो थे 14 डिब्बे थे। यात्रियों की संख्या लगभग 400 यात्री थी। ट्रेन को खींचने वाले इंजन 3 थे। भाप इंजन थे सुल्तान, सिंध और साहिब। ये सब पॉइंट एक्स्ट्रा जो है वो अभी ध्यान रखें, पूछ लेता एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ? किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी जिसे बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? तो यह जो लागू हुआ वह केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। केलकर समिति अप्रत्यक्ष कर सुधार हेतु सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएसटी को लागू करने की सलाह दी गई। ऑप्शन में दिया रंगराजन समिति, तो रंगराजन समिति जो है आर्थिक विकास और सांख्यिकी सुधार से संबंधित है। ऑप्शन में दिया नरसिंघम समिति, तो नरसिंघम समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। 1991 और 1998 में दिया। भाई धनेकर समिति तो अभी हम लोग पढ़े हैं। धनेकर समिति क्या है? तो धनेकर समिति जो है इसका जीएसटी से कोई संबंध नहीं है। केलकर समिति जो है जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ? तो जीएसटी जो भारत में लागू हुआ वह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लागू किया गया। जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो जीएसटी की सिफारिश अभी हम लोग पढ़े केलकर समिति ने की थी। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ? तो सबसे पहले जीएसटी जो है 1954 में फ्रांस में लागू हुआ। हमारे देश का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है हमारे देश का जीएसटी मॉडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति कौन थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति जो थी यूरी गागरिन थी। ये किस देश थी? तो सोवियत संघ से थी। इनका मिशन कौन सा था? तो वोस्तोक 1 से ये गई थी। तारीख क्या थी? तो 12 अप्रैल 1961 को। उपलब्धि, पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाले पहले मानव। ऑप्शन में दिया नील आर्मस्ट्रांग, तो चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग। इन्होंने ये 1969 में गए। एडविन एल्ड्रिन की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति हैं एडविन एल्ड्रिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में हुआ, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश में हुआ। गुलाम वंश में हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ जो हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक भी था, उसके द्वारा हुआ। निर्माण पूर्व हुआ इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। या इसके द्वारा काल 1199 में प्रारंभ हुआ और 13वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित और यह विश्व की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनारों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है।
राज्यसभा जो है उच्च सदन है, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, कभी यह भंग नहीं होता। लोकसभा की बात करें तो यह निम्न सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनके सदस्य जो इसके सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बता दीजिए कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। इन्हें जो मिला वह 1971 में मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा जो दूसरी महिला बनी, इन्हें 1980 में समाज सेवा के लिए भारत रत्न दिया गया। उसके बाद मिलता है आपको जो महिला थी तीसरी महिला, वो MS सुब्बुलक्ष्मी, ये 1998 में ने भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद जो मिला महिला को, वो लता मंगेशकर को 2001 में, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका, इन्हें भारत रत्न दिया गया 2001 में। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिए। इंदिरा गांधी को ही यह सम्मान सबसे पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो हुई 1954 में हुई। हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भारत रत्न के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लिखने से आपको याद हो जाता है, इसलिए बार बार कहते हैं लिख दिया करिए। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।